नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में अब नजर आ रहा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और अपना विजन बता रही हैं। तो वहीं अब वीआईपीज का दौरा भी बिहार में तेज हो गया है। इन सबके बीच लगातार हम बिहार विधानसभा सीटों को खंगाल रहे हैं, उनके मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं और क्या समीकरण इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है, पिछले बार के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, इन सबकी पड़ताल कर रहे हैं। तो चलिए आज भी हम कुछ विधानसभा को खंगालते हैं और जानेंगे उनका मिजाज। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं, जो बताएंगे आपको विधानसभा की खासियत और उसके रिकॉर्ड्स। तो आज जिस विधानसभा से हम शुरुआत करते हैं वो है चिरैया विधानसभा। ये पूर्वी चंपारण जिले में है और शिवहर लोकसभा में ये सीट आती है। फिलहाल तो बीजेपी के कब्जे में ये सीट है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या ऐसा ही रहा है, इसके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? रंजन जी, चिरैया को अगर आप स्कैन करते हैं तो चिरैया से क्या नजर आता है? देखिए, जो चिरैया विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल नया विधानसभा क्षेत्र है। 2008-9 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद चिरैया विधानसभा सीट का गठन किया गया और यहाँ पर पहला चुनाव 2010 में हुआ और उसके बाद से अगर चिरैया में कुछ दिखा है चुनाव परिणाम में तो बीजेपी और बीजेपी। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है वो दिखता है। चिरैया पहले ढाका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ढाका विधानसभा क्षेत्र अभी भी है, लेकिन उसी से अलग कर चिरैया बनाया गया और जो घोड़ा साहन विधानसभा क्षेत्र था, जो कि पहले शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह चिरैया विधानसभा की जो है सीट बनाई गई है। देखिए, यहाँ का जो आप देखते हैं कि बीजेपी और बीजेपी क्यों दिखता है, तो इसकी एक सीधी सी वजह यह है कि यहाँ का समीकरण बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन इस बार जो है आरजेडी और महागठबंधन उसके इरादे कुछ और हैं। वो समीकरण को फिर बदलना चाहता है, नए सिरे से एक नया समीकरण बनाने की कोशिश महागठबंधन के तरफ से हो सकती है, इसकी चर्चा हो रही है। तो इसमें जो एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ बीजेपी वर्सेस आरजेडी जो होता रहा है क्या वही होगा या इस बार कोई दूसरी पार्टी को यह सीट दी जा सकती है? एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये भी है कि यहाँ प्रत्याशी किस जाति से बनाया जाए। तो इन सारी चीजों को हम आज समझेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि जो चिरैया विधानसभा में पिछले 3 चुनाव हुए हैं उसमें आंकड़े हमें क्या बतला रहे हैं, क्या दिखला रहे हैं। 2010 में जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला था। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर जो है वो दिया था। इसके अलावा बीएसपी से भी प्रत्याशी थे। तो अब यहां पर बीजेपी ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया अवनीश कुमार सिंह को, जाति से भूमिहार, और आपको बता दें कि वो ढाका विधानसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव जीत चुके थे। तो उनको ढाका से चिरैया शिफ्ट किया गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरजेडी ने लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा और लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव वो घोड़ा साहन विधानसभा क्षेत्र जिसका कि अस्तित्व समाप्त हुआ है, वहां से 3 बार विधायक बने थे, एक बार जेडीयू से और 2 बार आरजेडी से। तो 2 विधायक आप कह लीजिए वो दोनों 2010 में एक नए विधानसभा क्षेत्र चिरैया में आमने सामने थे। कांग्रेस ने मनोज कुमार सिंह को टिकट दिया था, तो लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीएसपी के टिकट पर उस वक्त चुनावी मैदान में थे। अवनीश कुमार सिंह को 39,459 वोट आए, मतलब कि 35.26%। तो लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को आए 24,631 वोट, मतलब कि 22%। और कांग्रेस के मनोज कुमार सिंह लेकर आ गए 20,287 वोट, मतलब कि 18.13% वोट। और बीएसपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जो उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे उनको आए 5,430 वोट, मतलब कि 4.8
8-6% वोट। उस समय बीएसपी यहां 5वें स्थान पर रही थी, लेकिन पहले स्थान पर रही और जीत हासिल की बीजेपी ने। अवनीश कुमार सिंह ने लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को 14,828 वोटों से पराजित किया। लेकिन अगर आप कांग्रेस के वोट देखें, जिनको कि 20,287 वोट मिले, अगर उस वक्त एक गठबंधन रहा होता आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, तो इसका परिणाम दूसरा हो सकता था। खैर 2015 आता है, तब तक महागठबंधन बन चुका था। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर से यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिली। दरअसल बीजेपी ने यहां से अपने सिटिंग विधायक का जो टिकट है वो काट दिया, मतलब अवनीश कुमार सिंह का टिकट कटा और उनकी जगह पर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, जो कि 2010 में बसपा के टिकट पर लड़े थे, उनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। और जो सीट शेयरिंग में महागठबंधन में ये सीट आरजेडी के पास ही रही, तो यहां पर टिकट कटने के बाद अवनीश कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े हो गए। परिणाम क्या कुछ रहा? लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को आए 62,831 वोट, तो लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव महागठबंधन प्रत्याशी, उनको आए 58,457 वोट, मतलब कि 29.48% वोट। और अवनीश कुमार सिंह को मिले 12,172 वोट, मतलब कि 8.22% वोट। तो महागठबंधन में आरजेडी जेडीयू के मिलने के बावजूद जो है लाल बाबू प्रसाद गुप्ता यहां पर 4,374 वोटों से जीतने में कामयाब हुए। क्लोज फाइट हुई जरूर, लेकिन जीत बीजेपी को ही मिली। फिर उसके बाद 2020 आता है। 2020 में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता पर फिर से पार्टी विश्वास करती है, उन्हीं को टिकट देती है। आरजेडी अपना प्रत्याशी बदल देता है। पिछले 2 मौकों पर हारने वाले लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव का टिकट काट दिया जाता है और अच्छे लाल प्रसाद को यहां से आरजेडी अपना उम्मीदवार बनाता है। लेकिन यहां पर लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और अवनीश कुमार सिंह भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को 62,904 वोट आए, मतलब कि 37.6%। अच्छे लाल प्रसाद को आए 46,030 वोट, मतलब कि 27.51% वोट। और लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, उनको आए 16,395 वोट, मतलब कि 9.8% वोट। और अवनीश कुमार सिंह को आ गए 11,430 वोट, मतलब कि 6.81% वोट। तो जो जीत है फिर से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को ही मिली। मार्जिन क्या था? 16,874। और लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को कितने आए? 16,395। तो अगर वो खड़े नहीं हुए होते तो एक करीबी फाइट यहां पर देखने को मिल सकता था, लेकिन बड़ी जीत हासिल हुई। अब इस बार कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, ये भी एक बात है, क्योंकि जो एक स्ट्रैटेजी महागठबंधन की तरफ से बनाई जा रही है वो ये है कि जो भी 2020 का चुनाव जो है वो अगर 15,000 के ज्यादा मार्जिन से हारा है तो वहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं या सिंबल भी बदला जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो नियम यहां पर जो है अच्छे लाल प्रसाद के साथ भी लागू होगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां पर जो हार जीत का मार्जिन था वो 16,874 वोटों का था। लेकिन कुछ जो दावेदार हैं उसमें आरजेडी से तो एक स्वाभाविक दावेदार अच्छे लाल प्रसाद ही हैं, क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। इन सब के बीच लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव ने भी घर वापसी कर ली है, मतलब वो आरजेडी में चले गए हैं और वो भी टिकट के लिए जोर जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर चर्चा जिस बात की ज्यादा है वो ये है कि वीआईपी जो है वो ये चाहता है कि उसे चंपारण में ज्यादा सीटें मिले और वो यहां पर चिरैया में चुनाव लड़ना चाहता है। क्या जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि वो यहां की सीटें चाहता है वीआईपी?
जी हाँ, बिल्कुल। जातीय समीकरण जो है उसको लगता है कि उसको फेवर कर सकते हैं, क्योंकि जो एमओआई का इक्वेशन है, अगर उसमें मल्लाह जाति के वोटर्स जुड़ते हैं तो स्थिति जो है मजबूत हो सकती है। देखिए, वीआईपी सुगौली सीट और ये चिरैया सीट के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। अब देखना है कि ये सीट आरजेडी उनको देता है या नहीं देता है। दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी से भी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता हैं, उनके टिकट पर भी थोड़ा बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि क्या उन्हीं को टिकट मिलेगा या 2 बार के विधायक हैं जो एंटी इनकम्बेंसी बनी होगी उसको काउंटर करने के लिए और जातीय समीकरण को इस जिले में साधने के लिए जो है परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, चिरैया, ढाका और मधुबन तीनों जगह पर बीजेपी जो है उसी के विधायक हैं, तो ऐसे में जेडीयू इस सीट की डिमांड कर सकता है। अब यहां पर देखिए, आपको जो प्रत्याशी हैं अवनीश कुमार सिंह, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, पार्टी जो भी हो जाए, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में उनका इतिहास तो ये दिखता है कि वो लगातार जो है वो चुनाव लड़ते रहना चाहते हैं। तो अब देखना है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जनसुराज यहां पर बहुत जोर लगा रहा है। देखिए, चंपारण बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जनसुराज ने भी जो जोर लगाया है, पूरे चंपारण में जो है वो प्रशांत किशोर की सभाएं आयोजित की गई हैं और चिरैया से भी लगता है कि जो इंजीनियर संजय कुमार हैं उनको जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि 2020 में वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 9,273 वोट लेकर आए थे। तो जो प्रत्याशी निर्दलीय उतने वोट ला रहा है, अगर पार्टी का साथ मिलता है तो वो और भी बेहतर कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जनसुराज से संजय कुमार प्रत्याशी हो सकते हैं। तो यहां पर जो आप फाइट को देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ट्रायंगुलर फाइट रही है या मल्टी कॉर्नर फाइट रही है। तो अभी भी आमने सामने का सीन बनता है या यहां पर जनसुराज की एंट्री से वो फाइट ट्रायंगुलर होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हम यहां के जातीय समीकरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 12.78% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 14.6% हैं और एक अनुमान के अनुसार जो यादव हैं वो 11.5 से 12.5% के आसपास हैं। तो एक अगर आप देखिए तो ये 27% के आसपास का आंकड़ा बनता है और इसमें वीआईपी ये सीट इसलिए मांग रहा है क्योंकि यहां पर 5.5 से 6% मल्लाह वोटर्स भी हैं। तो अगर इन तीनों को आप ऐड ऑन कीजिए तो वो 32-34% के आसपास जो है वो पहुंच जाता है। और अगर आप दूसरी जातियों से देखें तो जो आंकड़े हैं वो अनुमान पर ही आधारित हैं। राजपूत जो हैं वो 6 से 7% हैं, भूमिहार भी 6 से 7% ही हैं। हालांकि दोनों जातियां दावा करती हैं कि वो एक दूसरे से ज्यादा हैं, क्योंकि बिहार की ये राजनीति है। ब्राह्मण भी जो है यहाँ पर 3.5 से 4% के आसपास हैं। तो सामान्य जाति के वोटर 16 से 18% के बीच हो जाते हैं। वैश्य यहाँ बहुत अच्छी संख्या में है और यही वजह है कि यहाँ से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में होते हैं। और लोकसभा में भी रितु जायसवाल ने शिवहर लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया था, तो उसके पीछे वजह यह थी कि वैश्य वोटों में उन्होंने सेंधमारी की थी। हालांकि लीड चिरैया में लवली आनंद को ही मिला है 8,490 वोटों से लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये दिखता है वैश्य 15-16% और जो कोयरी, कुर्मी और धानुक हैं वो भी 9 से 10% हैं। तो अगर आप जो एनडीए के परंपरागत वोट, जिनको कि माना जाता है कि ये एनडीए को वोट करते हैं, उनको आप जोड़ें तो वो लगभग 40 से 42% के आसपास दिखता है। तो एक तरफ 32 से 34%, दूसरी तरफ 40 से 42%। अब इसमें जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, पासवान, रविदास, वो किधर जाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा, वो किसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। लेकिन ये गैप बड़ा है। तो ऐसे में जो समीकरण बदलने की कोशिश जिसकी की चर्चा हमने शुरू में की थी कि महागठबंधन कर सकता है, वो यही कर सकता है कि प्रत्याशी वो वैसा उतारे जो एनडीए फोल्डर में जो परंपरागत वोट हैं उसमें से कुछ वोट निकालकर ला सके। तो अब
कोई राजपूत कैंडिडेट हो या भूमिहार कैंडिडेट हो, ऐसा किया जा सकता है, या आपको कोयरी कुर्मी धानुक से कैंडिडेट हो। तो देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया अवनीश कुमार सिंह भी हैं, वो एक प्रत्याशी हो सकते हैं। किस तरफ से हो सकते हैं, वीआईपी से बातचीत की भी बातें उनकी निकलते रहती हैं। वैसे वो जेडीयू के भी टच में हैं और जेडीयू भी जो है वो इस सीट पर जो है वो दावा कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर सीटें इस इलाके में बीजेपी के पास हैं, क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। तो वो कह सकता है कि चिरैया हमें दे दीजिए। तो वैसी परिस्थिति में जो अवनीश कुमार सिंह हैं उधर भी जा सकते हैं। तो अभी ये तय नहीं है। तो एक बार जब सारे प्रत्याशी सामने आ जाते हैं तो देखना यह है, चूंकि समीकरण एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में अगर इस समीकरण को तोड़ने के लिए महागठबंधन क्या कुछ करता है, उसी पर चिरैया का परिणाम जो है वो निर्धारित होने वाला है। अगर वो एनडीए के समीकरण को तोड़ता है तो एक क्लोज फाइट होगी, अगर नहीं तोड़ता है तो वैसी परिस्थिति में जो एनडीए है उसका दावा इस सीट पर मजबूत दिखेगा। चलिए, ये थी चिरैया की कहानी और उसे स्कैन करने के बाद ये पता चलता है कि एनडीए को सपोर्ट करता है फिलहाल यहाँ का समीकरण। लेकिन इस बार की जंग कितनी दिलचस्प होगी, कैंडिडेट कौन आमने सामने होंगे, इस पर भी हमारी